शहरों में थोड़ी सी बारिश और सड़कें एकदम नदियों जैसी बन जाती हैं, हाँ। है ना? गाड़ियां तैरने लगती हैं। हाँ। ये नज़ारा भारत के कई शहरों के लिए कह सकते हैं कि आम सा हो गया है। हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं, शहरी बाढ़। हाँ, और ये अब सिर्फ मॉनसून की एक छोटी मोटी परेशानी नहीं रही है, ये तो एक गंभीर संकट का रूप ले चुकी है। बिल्कुल। हमारे पास आज एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, भारत में शहरी बाढ़, कारण, प्रभाव, समाधान। जी। इसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हमारे शहर इतनी आसानी से पानी पानी हो जाते हैं, इसका असर कितना गहरा है और क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है भी। तो चलिए खंगालते हैं इस पूरी कहानी को। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं कारणों से। ये जानना दिलचस्प है कि स्रोत के मुताबिक बात सिर्फ तेज बारिश की नहीं है। अच्छा? मुझे तो हमेशा ये लगता था कि बस बादल ज्यादा बरस गए। हाँ, वो एक ट्रिगर जरूर है, लेकिन असली वजह वो कहीं और छुपी है। स्रोत कई वजह गिनाता है, तो क्या है वो वजह है? असली गुनहगार कौन है? देखिए, जब आप उन्हें एक साथ देखते हैं तो पूरी तस्वीर साफ होती है। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है हमारे शहरों का बेतरतीब अनियोजित फैलाव। अनियोजित फैलाव मतलब तेजी से बनते मकान, दुकानें, खासतौर पर जो अवैध बस्तियां और निर्माण होते हैं, वो अक्सर पानी के निकलने के जो कुदरती रास्ते होते हैं ना, हाँ, जैसे पुराने नाले वगैरह, हाँ, या सोखने वाली जमीन, उन्हीं पर बन जाते हैं। अब पानी कहाँ जाएगा फिर? सही बात है, विकास के नाम पर पानी का रास्ता ही रोक दिया गया। और क्या है कारण? दूसरा कारण है हमारी चरमराती हुई जल निकासी व्यवस्था, मतलब ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा? कई शहरों में नालियां और सीवर लाइनें दशकों पुरानी हैं। वो आज की आबादी और बारिश का बोझ उठाने लायक ही नहीं है। और ऊपर से उनकी नियमित सफाई और रख रखाव, वो सिस्टम भी अक्सर आप कह सकते हैं लचर होता है। तो मतलब सिस्टम पहले से कमजोर, ऊपर से उसकी देखभाल भी नहीं। वाह। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा तीसरा अहम कारण है हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों का गायब होना। प्राकृतिक जल स्रोत जैसे तालाब, झीलें, नदियों के किनारे की जमीनें, वेटलैंड्स, ये सब पानी को सोखने या जमा करने का काम करते थे एक जमाने में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शहरों के फैलने के साथ हमने इन पर कब्जा कर लिया, इन्हें पाट कर इमारतें खड़ी कर दी। अरे बाप रे, ये तो ऐसा हुआ जैसे हमने स्पंज हटाकर उसकी जगह पत्थर रख दिया हो। पानी सोखेगा कौन? सटीक कहा, बिल्कुल यही हुआ है। चौथा फैक्टर है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। हाँ, ये तो सुन ही रहे हैं आजकल। अब हम देख रहे हैं कि बारिश का पैटर्न बदल रहा है। कम समय में बहुत ज्यादा, बहुत तेज बारिश हो जाती है। हाँ, वो क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं। जी, ऐसी मूसलाधार बारिश को संभालने की क्षमता हमारे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में है ही नहीं। पांचवा कारण, ये हमारी अपनी आदतों से जुड़ा है, कचरा प्रबंधन की भारी विफलता। कचरा? उसका बाढ़ से क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है। सोचिए, हम प्लास्टिक और दूसरा ठोस कचरा नालियों में फेंक देते हैं। हाँ, ये तो होता है। वो नालियों को जाम कर देता है, पानी का रास्ता रोक देता है। और फिर छठा कारण आता है, हम शहरों को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करते जा रहे हैं। कंक्रीट का जंगल, ये टर्म तो बहुत सुना है। इसका बाढ़ से क्या कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन है। आप देखिए, शहरों में कच्ची जमीन, पार्क, पेड़ पौधे कितने कम होते जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। हर तरफ कंक्रीट की सड़कें, पक्के फुटपाथ, इमारतें। ये कंक्रीट पानी को सूखता नहीं है, उसे बस बहने देता है। ओहो, तो सारा पानी सतह पर ही रह जाता है। बिल्कुल। नतीजा, सारा पानी सतह पर जमा होकर बाढ़ का रूप ले लेता है। तो देखिए कैसे ये सब चीजें जुड़ती हैं। हमने पानी के प्राकृतिक रास्ते बंद किए, नालियां चौक कर दी, जमीन की पानी सोखने की क्षमता खत्म कर दी, और ऊपर से बारिश भी तेज हो गई। तो मतलब हमने अनजाने में बाढ़ के लिए एकदम परफेक्ट माहौल तैयार कर दिया है। एक तरह से हाँ। वाह, ये तो वाकई आंखें खोलने वाली बात है। ये कोई एक कारण नहीं बल्कि कई चीजों का मिला जुला नतीजा है। जी। और ये समस्या सिर्फ बड़े शहरों की नहीं है, जैसा स्रोत बताता है, लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, और यही इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है। ये सिर्फ मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद बस इन महानगरों तक सीमित नहीं है। अच्छा। स्रोत में पटना, गुवाहाटी, पुणे, अहमदाबाद, श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़, कोची, ऐसे अनेक शहरों का जिक्र है। अरे, ये तो पूरे देश में फैली हुई है फिर। हाँ, ये दिखाता है कि ये उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, लगभग हर भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। ये एक राष्ट्रीय चुनौती बन चुकी है। मतलब ये कि छोटे बड़े हर तरह के शहर इसकी चपेट में है। तो जब शहर इस तरह डूबते हैं तो असर क्या होता है? सिर्फ ट्रैफिक जैम और पानी भरने से तो कहीं ज्यादा नुकसान होता होगा। हाँ,
बहुत ज्यादा। प्रभाव बहुत गहरे और बहुआयामी हैं। स्रोत इन्हें 5 मुख्य श्रेणियों में रखता है। क्या है वो? सबसे भयानक है जान और माल का सीधा नुकसान। लोग डूब जाते हैं, घर बार बह जाता है। हे भगवान! और उसके बाद आती है बीमारियों की लहर। बाढ़ का गंदा पानी, उससे डेंगू, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। ये एक मानवीय त्रासदी है। सच में। और आर्थिक तौर पे शहर का रुक जाना तो बहुत महंगा पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। ये दूसरा बड़ा प्रभाव है भारी आर्थिक चोट। आप सोचिए, यातायात ठप, दुकानें बाजार बंद, फैक्ट्रियों में काम रुक जाता है, सप्लाई चेन टूट जाती है। हाँ, सब कुछ ठप। और आजकल के डिजिटल युग में जब आईटी कंपनियों के दफ्तर बंद हो जाते हैं या कनेक्टिविटी ठप हो जाती है तो कितना नुकसान होता है। पूरा आर्थिक पहिया थम सा जाता है। सही कहा। और जो शहर का ढांचा है, सड़कें, पुल, इमारतें, उन पर क्या असर होता है? वो तीसरा प्रभाव है बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान। बाढ़ का तेज बहाव सड़कों को उखाड़ देता है। हाँ, देखा है हमने टीवी पर। पुलों को कमजोर कर देता है, इमारतों की नींव तक को खतरा पैदा हो जाता है। बाद में इनकी मरम्मत पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। और पर्यावरण, उसका भी कुछ नुकसान होता है, जमीन का पानी वगैरह। निश्चित रूप से। ये चौथा प्रभाव है। बाढ़ का गंदा पानी रिस कर जमीन के नीचे के साफ पानी यानी भूजल को प्रदूषित कर देता है। ओह, तो पीने के पानी का संकट और गहराता है। बिल्कुल। साथ ही शहरों के आसपास जो थोड़ी बहुत हरियाली या झीलें बची हैं, उनके इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचता है। और इन सब के बीच जो प्रशासन है, सरकार है, उनके लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होता होगा। बिल्कुल। ये 5वां पहलू है, प्रशासनिक और शासन संबंधी मुश्किलें। आप सोचिए, बाढ़ में फंसे हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना, उन्हें सुरक्षित निकालना, राहत शिविर चलाना। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। खाना, पानी, दवाइयां मुहैया कराना, ये सब एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती होती है। अक्सर समन्वय की कमी और संसाधनों का अभाव वो स्थिति को और बिगाड़ देता है। तो ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। मतलब अनियोजित विकास से बाढ़ आती है और बाढ़ फिर विकास को ही सालों पीछे ढकेल देती है। सही समझा आपने। अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रशासन, सब पर असर। ये तो वाकई एक जटिल और गंभीर संकट है। जी हाँ, ये सिर्फ पानी भरने और निकलने की कहानी नहीं है। ये हमारे शहरों के अस्तित्व और भविष्य से जुड़ा सवाल है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? स्रोत क्या समाधान सुझाता है? अच्छी बात यह है कि हाँ, रास्ते हैं। और स्रोत 7 मुख्य समाधानों की बात करता है। अच्छा। इनमें प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और लोगों की भागीदारी सबका रोल है। ठीक है। पहला क्या है? पहला और सबसे बुनियादी कदम है बेहतर शहरी नियोजन, मतलब बेटर अर्बन प्लानिंग। भविष्य के मास्टर प्लान बनाते समय पानी की निकासी और जल स्रोतों, तालाब, झील, नदी किनारे, इनके संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। विकास ऐसा हो जो पानी का सम्मान करे, उसका रास्ता न रोके। मतलब शहर बसाने से पहले पानी का सोचें। ये तो बहुत जरूरी है। और जो मौजूदा सिस्टम है उसका क्या, जो नालियां वगैरह हैं? समाधान है जल निकासी व्यवस्था का आधुनिकीकरण और रखरखाव। कैसे? हमें स्मार्ट, ज्यादा क्षमता वाले सीवर और ड्रेनेज सिस्टम अपनाने होंगे और उससे भी जरूरी मौजूदा नालियों की नियमित और असरदार सफाई सुनिश्चित करनी होगी ताकि वे चोक ना हो। और बारिश के पानी का क्या करें जो इतनी तेजी से आता है, उसे कहीं जमा कर सकते हैं? बिल्कुल। उसके लिए तीसरा समाधान है वर्षा जल संचयन, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बड़े पैमाने पर अपनाना। अच्छा, ये तो सुना है। घरों की छतों पर, सार्वजनिक इमारतों पर, पार्कों में बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसे फिल्टर करके इस्तेमाल किया जाए या उसे जमीन के नीचे उतारा जाए। इससे 2 फायदे होंगे शायद। हाँ, इससे भूजल स्तर भी सुधरेगा और सड़कों पर पानी का बोझ भी कम होगा। ये तो बहुत समझदारी की बात लगती है। और वो जो कंक्रीट के जंगल वाली समस्या थी, उसका क्या हल है? उसका हल है चौथा समाधान, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पेड़ पौधे लगाना। हाँ, और उससे भी ज्यादा से ज्यादा पार्क, शहरी जंगल, ग्रीन रूफटॉप्स बनाना। सड़कों और फुटपाथों पर पारंपरिक कंक्रीट या डैमर की जगह परमिएबल सतहों का इस्तेमाल करना। परमिएबल सतहें वो क्या होती हैं? यानी ऐसी सामग्री जिनसे पानी रिस कर नीचे जमीन में जा सके। शहर जितना हरा भरा होगा उतना ही पानी सोखेगा। वाह, यानी शहर को स्पंज की तरह बनाना, पत्थर की तरह नहीं। क्या बात है। बिल्कुल। और जो पुराने तालाब, झीलें खत्म हो गए या जिन पर कब्जे हो गए, उनका कुछ हो सकता है? उन्हें वापस लाना होगा। ये 5वां समाधान है,
झीलों, तालाबों और नालों का पुनरुद्धार। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल होगा, कब्जे हटाना। मुश्किल है लेकिन जरूरी है। जिन पर कब्जे हो गए हैं उन्हें मुक्त कराना, उनकी गाद निकालना, उन्हें साफ करना और उनके कैचमेंट एरिया को संरक्षित करना, ये हमारे प्राकृतिक जल प्रबंधन सिस्टम थे, इन्हें फिर से जिंदा करना होगा। ये तो बड़ी चुनौती है, लेकिन लगता है इसके बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी का भी कोई रोल है इसमें? हाँ, छठा समाधान टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एक प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना। मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणियों और सेंसर नेटवर्क के आधार पर बाढ़ के आशंका वाले इलाकों में समय रहते चेतावनी जारी करना, ताकि लोग तैयारी कर सकें। हाँ, ताकि लोग और प्रशासन दोनों को तैयारी का वक्त मिल सके, जान माल का नुकसान कम हो सके। और इन सब में हम लोग कहाँ हैं, आम नागरिक? क्या हमारी भी कोई भूमिका है? बिल्कुल, और शायद सबसे अहम सातवां समाधान यही है, जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी। अच्छा, लोगों को इस समस्या की जड़ें, इसके परिणाम और समाधानों के बारे में जागरूक करना होगा। उन्हें समझाना होगा कि कचरा सही जगह फेंकना क्यों जरूरी है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें। पानी बर्बाद न करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाना, अपने इलाके के जल स्रोतों की चिंता करना, ये सब कितना जरूरी है। समाधान तभी सफल होंगे जब नागरिक इसमें सक्रिय भागीदार बनेंगे। तो मतलब ये एक साझा जिम्मेदारी है, सरकार, प्लानर्स, इंजीनियर्स और हम सब। जी हाँ। ये समाधान सुनकर लगता है कि उम्मीद है अगर हम मिलकर काम करें। ये सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच नहीं बल्कि बॉटम अप भागीदारी भी मांगता है। निश्चित रूप से। स्रोत का निचोड़ भी यही है कि शहरी बाढ़ काफी हद तक मानव निर्मित समस्या है और इसलिए मानव प्रयासों से इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। जरूरत है वैज्ञानिक सोच, सही प्लानिंग, तकनीक के इस्तेमाल और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना की। तो आज हमने इस स्रोत के जरिए समझा कि भारत में शहरी बाढ़ क्यों एक बढ़ता हुआ संकट है। जी। इसके पीछे अनियोजित विकास से लेकर जलवायु परिवर्तन और हमारी अपनी आदतें तक कैसी जिम्मेदार हैं और इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हाँ। हमने समाधानों पर भी बात की जो दिखाते हैं कि स्थिति को सुधारा जा सकता है, कम से कम नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये हमारे पूरे विकास मॉडल पर ही एक सवालिया निशान लगाता है। किस तरह से? क्या हम ऐसे शहर बना रहे हैं जो टिकाऊ हैं, जो प्रकृति के साथ संतुलन में रह सकते हैं, या बस कंक्रीट फैलाते जा रहे हैं? बिल्कुल, और यहीं से आज की चर्चा का वो अंतिम विचार उपजता है जिस पर हमें शायद और सोचने की जरूरत है। देखिए, स्रोत में समाधान तो गिना दिए हैं,